नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आज मैं और मेरे मित्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक सफर से आपको प्रकाशित करेंगे। कांग्रेस की ये प्रसिद्ध कहानी हम आपको 4 कड़ों में बताएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों के बीच और बताते हैं कांग्रेस का आजादी से पहले का सफर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। उनकी मदद से कांग्रेस का उद्देश्य था भारतीयों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, जहां वे अपनी समस्याओं को उठाकर ब्रिटिश सरकार के साथ चर्चा कर सकें। बद्रुद्दीन तयाबजी, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी जैसे प्रमुख नेता भी कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। 1920 के दशक में महात्मा गांधी ने कांग्रेस को एक नई दिशा दी। उन्होंने सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के माध्यम से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत की जनता को आजादी की ओर प्रेरित किया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। ये आंदोलन ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बड़े विरोध का हिस्सा था। कांग्रेस ने इस आंदोलन के माध्यम से आजादी की मांग को और भी मजबूत किया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद देश बना, जिसकी आजादी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। इन नेताओं ने आजादी के संग्राम को एक नई दिशा दी। आजादी के बाद भी कांग्रेस ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी कांग्रेस पार्टी भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। मैं हूं आशिता और अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता के बाद के कालक्रम पर। चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक पार्टी की यात्रा के बारे में। 1947 में भारत एक आजाद देश बना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजाद भारत की पहली सरकार बनाई। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने। अपने शासन के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने शक्तिशाली प्रशासन के साथ भारतीय नागरिकों के दिलों में अपनी जगह कुछ इस कदर पक्की कर ली कि 1952 में स्वतंत्र भारत में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपनी सत्ता कायम करी। इसके बाद चालू हुआ भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक पार्टी का प्रमुख राज। 1952 के चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन 1957 और 1962 के चुनाव में और बेहतर होता गया। इस दौरान मानो सत्ता पलट करना तो नामुमकिन था। इन सब के चलते 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। पार्टी में हो रही इस हलचल का प्रभाव 1967 के हुए चुनाव में झलका और कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा। इंदिरा गांधी के पद संभालने के बाद 1969 और 70 के बीच पार्टी में आपसी तनाव बढ़ता गया और इन दूरियों के चलते पार्टी दो गुट में बंट गई। पार्टी की आपसी रंजिशें तो एक समय के बाद दूर हो गई, लेकिन इसके चलते देश में उथल पुथल मच गई। भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी और नागरिकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच इंदिरा गांधी ने लिया एक ऐसा निर्णय जिसने भारत के इतिहास पर एक गहरा छाप छोड़ा। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार रहते भारत में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। मैं हूं प्रेसका जनरल और अब मैं आपको बताऊंगी इमरजेंसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सफर। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी आधारिक तौर पर समाप्त कर दी गई। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने एक बार फिर चुनाव के लिए गुहार लगाई। इसके साथ ही ऑपोजिशन लीडर्स को रिहाई दी गई। 1977 के चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भारी हार के साथ आए। इंदिरा गांधी ने रायबरेली में अपनी सीट खो दी और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी में अपनी सीट से हाथ धो बैठे। जनता दल के मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। 1981 में कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार बनाई। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी कांग्रेस के प्रमुख बने और उनकी हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने।
21 मई 1991 को तमिल टाइगर से जुड़ी एक महिला द्वारा ले जाए गए फूलों की टोकरी में छिपाए गए बॉम्ब से राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिम्हा राव नेता बने, जो जून 1991 में प्रधानमंत्री चुने गए। 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में 141 सीटें जीती, जो उस समय तक की सबसे कम सीटें थी। मैं अशिता। चलिए जानते हैं 1999 के चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से हार जाने के बाद कांग्रेस ने अपनी जगह वापस पाने के लिए 2004 में होने वाले चुनाव की ओर कैसे कदम रखा। 2004 में हुए चुनाव के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एनसीपी, डीएमके और कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठबंधन बनाया। इसके अलावा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ जैसे नारे लगाते हुए पार्टी का प्रचार किया और अपनी सरकार बनाई। पार्टी मेंबर्स के पूर्ण बहुमत के बावजूद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया और प्रधानमंत्री की कुर्सी मनमोहन सिंह को सौंपी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान यूपीए सरकार ने कई सामाजिक सुधार लाए और अपने निर्णायक प्रशासन के चलते 2009 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अकेले 2007 सीटें जीती, जो 1991 के बाद से किसी भी पार्टी की सबसे अधिक सीटें थीं और एक बार फिर अपनी सरकार बनाने में कायम रही। 2014 के चुनाव तक पार्टी ने अपना अधिकांश लोकप्रिय समर्थन खो दिया था, जिसका मुख्य कारण देश में कई वर्षों की खराब आर्थिक स्थिति, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और भारतीय कोयला सहित सरकारी अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे। भाजपा और एनडीए की 336 सीटों की तुलना में कांग्रेस ने लोकसभा में केवल 44 सीटें जीती। यूपीए को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, जो पार्टी का अब तक का सबसे खराब राष्ट्रीय चुनावी प्रदर्शन था और उसका वोट शेयर पहली बार 20% से नीचे गिरा। इन सब के चलते सोनिया गांधी दिसंबर 2017 में पार्टी अध्यक्ष के पद से पीछे हटी और उनके बेटे राहुल गांधी उनके उत्तराधिकारी बने। 2019 के चुनाव भी कांग्रेस के लिए तनाव भरे रहे। पार्टी ने केवल 52 सीटें जीती। पार्टी के निराशाजनक चुनावी प्रदर्शन के कारण राहुल गांधी ने 2019 चुनाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 22 सितंबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगले पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2024 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत के कई राजनीतिक दलों का एक महागठबंधन सामने आया, जिसका नाम था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। 2024 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीट जीती और इंडी गठबंधन ने 234 सीट जीत भाजपा को एकमात्र बहुमत से हटाया। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में, जिन्होंने विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करी। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जिन्हें किंग मेकर का दर्जा दिया गया। उन्होंने मद्रास के मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं के कामराज की। अगले हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद। HD देवगौड़ा, जिन्होंने कर्नाटका के मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला। नीचे की ओर रुख करते हुए मुंबई शहर के दो प्रमुख मुख्यमंत्रियों में से हैं मोरारजी देसाई और पृथ्वीराज चव्हाण। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थीं, जिनकी सरकार के दौरान दिल्ली में हुई कायापलट। अब हम जानेंगे कांग्रेस के उन प्रमुख नेताओं के बारे में जो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे नेताओं के बारे में जो प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। सबसे पहले हैं आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री रहने वाले गुलजारी लाल नंदा। फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। उनके बाद भारत की आयरनी लेडी इंदिरा गांधी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके बाद 1991 में आए पीवी नरसिम्हा राव और आखिर में यूपीए के 2 कार्यकाल संभालने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। करते हैं राष्ट्रपतियों के बारे में। सबसे पहले आजादी के बाद अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। उनके बाद ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन। उनके बाद आते हैं शंकर दयाल शर्मा और फिर KR नारायण। उसके बाद आती हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और आखिर में प्रणब मुखर्जी। तो ये था कांग्रेस का उसकी स्थापना से लेकर आज तक का जगमगाता सफर।